स्टूडेंट्स, कैसे हैं? मैं संतोष शर्मा, डीएवी पब्लिक स्कूल सीकर। क्लास 12 के जेनेटिक्स वाले टॉपिक के अंदर आज अपन पार्ट नंबर 21 जो है उसके अंदर एक टॉपिक है म्यूटेशन, उत्परिवर्तन। अपन उसके बारे में स्टडी अपन करेंगे। तो सबसे पहले तो अपन उत्परिवर्तन होता क्या है, यानी म्यूटेशन क्या है, इस पे हमें गौर करना है। तो म्यूटेशन है क्या, मतलब चेंज होते रहते हैं, लेकिन ऐसा चेंज जो अचानक हो जाए। इसमें क्या लिखा, सडन, यानी अचानक होने वाला कोई परिवर्तन है, चेंज है। डिसकंटिन्यूअस, यानी ये असतत होता है, कंटिन्यूअस नहीं चलता है। हेरिटेबल वेरिएशन इन जीन ऑब्लिक क्रोमोसोम इज कॉल्ड म्यूटेशन। ये क्या करे, यानी अचानक होने वाले ऐसे परिवर्तन जो कंटिन्यूस नहीं हो। कंटिन्यूस का मतलब जैसे फादर के अंदर है तो उसकी संततियों के अंदर हो या नहीं हो, या फिर उनकी संततियों के अंदर हो या नहीं हो, यानी कभी भी ये एक्सपोज हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रत्येक पीढ़ी के अंदर वो क्या होंगे, हमें दृष्टिगोचर होंगे, या प्रत्येक पीढ़ी के अंदर क्या होंगे, वो प्रभावी होंगे। ये कभी भी क्या कहें, हो सकते हैं, इसलिए अपन इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस। सडन का मतलब क्या होगा, अचानक होने वाला चेंज। हेरिटेबल वेरिएशन इन जीन और क्रोमोसोम। हेरिटेबल वेरिएशन यानी ऐसा चेंजेबल या ऐसा चेंज या ऐसा परिवर्तन जो वंशानुगत हो, वंशागत हो, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी चढ़ने वाला हो। अब ये कोई जरूरी नहीं कि जीन तो निश्चित हो, यानी अपने पेरेंट्स की जो जीन है, यानी अपने फादर और जो मदर जो है उनकी जीन जो है वो पेरेंट्स जो ऑफस्प्रिंग है उनके अंदर आएगी, लेकिन वो प्रभावी हो या नहीं हो ये कोई कंफर्म नहीं है। ये डिपेंड कई चीजों पर करता है, इन्वायरमेंट पर भी करता है, उसकी ह्यूमन पावर पर भी करता है। इसके अलावा अपन जो अपना जो खाने पीने का है, रहने का है, सारी चीजें बहुत ज्यादा अलग अलग चीजों पर डिपेंडेंट करता है, लेकिन जीन जो है वो 100% उसके अंदर आएगी। तो वंशागत होने वाले चेंज क्या कहलाते हैं, म्यूटेशन कहलाते हैं। यानी जीवों में अचानक होने वाले परिवर्तनों अर्थात जीवों के आनुवांशिक संगठन में अचानक वंशागत होने वाले परिवर्तन ही उत्परिवर्तन कहलाते हैं। तो उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन क्या हो गया, सडन यानी अचानक होने वाला परिवर्तन जो असतत हो, प्लस शर्त क्या उसकी वंशानुगत होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, उत्परिवर्तन कहलाएगा। म्यूटेशन इज जनरली रिसेसिव, यानी जो उत्परिवर्तन जो होते हैं सामान्यतया नॉर्मली क्या होते हैं, रिसेसिव होते हैं, अप्रभावी होते हैं, प्रभावी नहीं होते हैं। यदि स्टूडेंट ध्यान दें, म्यूटेशन यदि प्रभावी हो गई तो ये मान के चले कि हर पीढ़ी के अंदर, प्रत्येक संतति के अंदर अपने कहेंगे कि उसका जीन है वो एक्सपोज हो गई, ये उस पर क्या होगी, वो डोमिनेंट हो गई। इसलिए उत्परिवर्तन जो होते हैं, म्यूटेशन जो होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, रिसेसिव होते हैं, अप्रभावी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, टर्म वाज कॉइन्ड बाय ह्यूगो डिवरीज इन 1901 while working in Oenothera lamarckiana evening primrose। यानी उत्परिवर्तन शब्द का जो प्रयोग जो सबसे पहले है वो ह्यूगो डिवरीज नामक साइंटिस्ट ने 1901 के अंदर किया था। कब किया था, जब वो ओइनोथेरा लेमार्कियाना है इवनिंग प्रिमरोज पर वो वर्क कर रहे थे, उस पर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उस समय उन्होंने क्या किया था, इस उत्परिवर्तन का नाम, जो म्यूटेशन का नाम उसको दिया था, कॉइन किया था। क्लियर है? तो उत्परिवर्तन क्या हो गए, अचानक होने वाले परिवर्तन, वंशागत होने वाले परिवर्तन और असतत होने वाले परिवर्तन क्या कहलाते हैं, उत्परिवर्तन कहलाते हैं। एक नोट लगा के लिखा है, म्यूटेशन मोस्टली हार्मफुल समटाइम्स लीथल। यानी म्यूटेशन जो होते हैं, उत्परिवर्तन होते हैं जो मुख्यतया हानिकारक होते हैं। मैंने ये लिखा, मुख्यतया हानिकारक होते हैं। क्या लिखा है, मुख्यतया हानिकारक होते हैं, कभी कभी तो घातक भी होते हैं। अब इस पे एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि म्यूटेशन इज, यानी म्यूटेशन के बारे में कुछ पूछ सकता है आपसे, जैसे उत्परिवर्तन या म्यूटेशन हमेशा हानिकारक होते हैं, हमेशा लाभदायक होते हैं, कभी कभी हानिकारक होते हैं, कभी कभी लाभदायक होते हैं। मैंने 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया है हमेशा, हमेशा क्या है, लाभदायक। दूसरा हमेशा क्या लिखा है, हानिकारक। तीसरा लिखा हमने कभी कभी लाभदायक, और चौथा लिखा है कभी कभी हानिकारक।
यानी इसमें से अपन कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे। जैसे यहाँ लिख रखा है म्यूटेशन मोस्टली हार्मफुल, यानी मुख्यतया हानिकारक होते हैं। आपने कर लिया कि हमेशा हानिकारक होते हैं, गलत है। आपने लिख दिया हमेशा लाभदायक होते हैं, लाभदायक नहीं होते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा उत्परिवर्तन ऐसे चेंज होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी होता है, तो वो इसमें इफेक्ट करता है। वो डिजीज है, वो वंशागत यानी हेरिडेबल हो जाती है और पर जनरेशन के अंदर वो आगे चलती रहती है। तो ना तो हमेशा लाभदायक होते और ना ही हमेशा क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। फिर आगे कभी कभी लाभदायक, कभी कभी हानिकारक। तो कभी कभी तो है नहीं, क्योंकि हमने क्या लिखा, मुख्यतः हानिकारक। तो कभी कभी हानिकारक नहीं बोल सकते, मुख्यतः हानिकारक होते हैं। तो इसमें अपन टिक करेंगे ये वाला, कभी कभी लाभदायक होते हैं। लेकिन यहाँ आपने कहा होगा कि सर आपने यहाँ तो बताया कि उत्परिवर्तन मुख्यतः हानिकारक होते हैं। अभी भी कह रहा हूं, अधिकांश जो म्यूटेशन होते हैं, अधिकांश म्यूटेशन होते हैं वो क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं, नुकसानदायक होते हैं। लेकिन यहां मैंने टिक करवाया आपको कभी कभी लाभदायक होते हैं। वो इसलिए है क्योंकि कुछ चेंज इस तरीके से होते हैं, कुछ चेंज इस तरीके से होते हैं कि जब वो वंशागत होते हैं तो एक नई जाति का उद्विकास हो जाता है। यानी अपन जब आपने 11th क्लास के अंदर इवोल्यूशन टॉपिक पढ़ा होगा, उद्विकास, उसमें आपने देखा होगा उत्परिवर्तन भी उद्विकास के अंदर एक महत्वपूर्ण भूमिका यानी अपना इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है वो। क्योंकि कई चेंज ऐसे होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं और वो यदि पीढ़ी के अंदर आ जाते हैं, वो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित हो जाते हैं, तो एक नई जाति का क्या हो जाता है, उद्भव हो जाता है, एक नई जाति बन जाती है। इसलिए म्यूटेशन को अपन क्या कर सकते हैं कि कभी कभी क्या होते हैं, लाभदायक होते हैं। वैसे तो हानिकारक है, लेकिन अपन ये नहीं कह सकते कि हमेशा हानिकारक है। हानिकारक है बट हमेशा नहीं है। मुख्यतः क्या है, वो हानिकारक होते हैं, लेकिन कभी कभी क्या है, लाभदायक भी होते हैं। तो ये था आपका म्यूटेशन है, उसका इंट्रोडक्शन, उसकी डेफिनेशन। अब हमने म्यूटेशन को एक चार्ट के रूप में इसको डिनोट कर रखा है। जैसे यहाँ लिख रखा है, म्यूटेशन को दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एक तो है जीन म्यूटेशन, जिसको अपन पॉइंट म्यूटेशन के नाम से भी अपन क्या करेंगे, जानेंगे। दूसरा में लिख रखा है क्रोमोसोमल म्यूटेशन, ठीक है, यानी जीन उत्परिवर्तन पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरा कौन सा है, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। तो जीन म्यूटेशन और क्रोमोसोमल म्यूटेशन। फिर जीन म्यूटेशन के या पॉइंट म्यूटेशन के हमने दो पार्ट किए, सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन और लिखा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। क्या लिखा है, सब्स्टिट्यूशन और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फिर इस सब्स्टिट्यूशन को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन, ठीक है। इसी तरीके से क्रोमोसोमल को हमने एक तो न्यूमेरिकल चेंज है, जो एक होता है स्ट्रक्चरल चेंज। न्यूमेरिकल का मतलब क्या हो गया कि जो क्रोमोसोम्स जो होते हैं उनकी संख्या के अंदर, उनकी जो संख्या जो होगी उसके अंदर चेंज आएगा, संख्या घट सकती है, संख्या बढ़ सकती है, ठीक है। और स्ट्रक्चरल चेंज का मतलब क्या होगा, उसकी संरचना के अंदर कोई ना कोई क्या हो जाए, चेंज आ जाए, जिसको पढ़ने में देखने में भी क्या आता है, चेंज मिलता हो। न्यूमेरिकल चेंज भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एनिप्लॉइडी और यूप्लॉइडी। इसमें एनिप्लॉइडी और यूप्लॉइडी के अंदर। इसी तरीके से स्ट्रक्चर जो चेंज है उसको भी हमने चार पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया है, डिलेशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन और क्या लिखा है, ट्रांसलोकेशन। तो ये था अपना म्यूटेशन का चार्ट। यानी म्यूटेशन आपको इसमें केवल इंट्रोडक्शन है ये, तो इसमें आपको केवल और केवल म्यूटेशन की जो डेफिनेशंस है वो हमें ध्यान रखने की, सडन, डिसकंटिन्यूअस और हेरिटेबल वेरिएशन इन जीन और या क्रोमोसोम्स कॉल्ड क्या है, म्यूटेशन। और म्यूटेशन क्या जनरली क्या होते हैं, रिसेसिव होते हैं और मोस्टली क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं, ठीक है। यानी अचानक ऐसा होने वाला परिवर्तन है और डिसकंटिन्यूस असतत होना चाहिए था, वंशागत होना चाहिए, तो वो अपन क्या कर सकते हैं, उत्परिवर्तन कहते हैं। और फिर म्यूटेशन के हमने डिवाइड कर रखा है चार्ट बना के, जीन म्यूटेशन और क्रोमोसोमल म्यूटेशन। जीन के दो पार्ट करते हैं, सब्स्टिट्यूशन और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। इधर क्रोमोसोम के हमने कौन सा कर रखे हैं, न्यूमेरिकल और स्ट्रक्चरल। इधर सब्स्टिट्यूशन के दो पार्ट बना रखे हैं, ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन। न्यूमेरिकल के दो, एनिप्लॉइडी और यूप्लॉइडी। और स्ट्रक्चरल के कितने, चार है, डिलेशन है, डुप्लीकेशन है, इन्वर्जन और ट्रांसलोकेशन है। तो ये था आपका म्यूटेशन का एक इंट्रोडक्शन। यदि इसमें कोई आपको डाउट हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में क्या कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।